साथियों नमस्कार। सावरकर की अनंत कथा का दूसरा हिस्सा लेकर के आज मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं। आज हम आपको सावरकर की जो सेलुलर जेल की यात्रा थी अंडमान की, उससे जुड़े कुछ दास्तान सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि जब सावरकर बंद थे तो उस वक्त तमाम क्रांतिकारी बंद थे। उनके साथ सावरकर ने जो छल किया, जो कपट किया, उसके संबंध में जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं, उनकी चर्चा हम आज करेंगे। आज हम उन क्रांतिकारियों की बात भी करेंगे जो उस वक्त सावरकर के साथ जेल में बंद थे और उन्होंने बाद में कई बड़े खुलासे किए। आपको बताएं कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा सावरकर को की तुलना शिवाजी से करती है। कहती है कि शिवाजी ने जैसे छल के साथ मुगलों को परास्त किया, वैसा ही सावरकर भी छल करते थे। अरे भाई, कोई तुलना है शिवाजी से जैसे महान शासक से और सावरकर की, जो सरकार के चरणों में लौट गया था, अंग्रेज सरकार के चरणों में? कोई तुलना दूर दूर तक नहीं है। हम आपको सीधे ले चलते हैं उस रोज जिस रोज सावरकर ने अपनी पहली दरखास्त माफीनामे की अंग्रेजों को दी थी। वह तारीख थी 14 नवंबर 1913, जब सावरकर ने पहली बार अपना माफीनामा दिया था। गवर्नर जनरल के होम मेंबर थे, उनका नाम था सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक। उनको यह लेटर सौंपा था सावरकर ने। क्रेडॉक से काफी बातचीत भी हुई थी। फिर क्रेडॉक जब सावरकर से मिलकर लौटने लगा तो उसने पूरी उस मुलाकात का जिक्र किया है। लेकिन जो पहले सावरकर ने माफीनामा लिखा था, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जान लीजिए ये आज जो हम आपको कुछ बता रहे हैं, सब कुछ दरअसल यह बताने की कोशिश है कि जो जेल में बंद अन्य क्रांतिकारी थे उस वक्त, जो तपस्या की तरह पूरी बड़ी भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नाम आज तक लोगों को नहीं पता। कितनों की जान गई उस सेलुलर जेल में, कोई क्या जाने। वह ऐसी जेल थी जहां से लौट कर आना संभव नहीं था। तो खैर, हम पहले सावरकर के माफीनामे पे आते हैं। सावरकर ने अपने माफीनामे में कैड्रॉफ को कहा कि आपके सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए मैं कुछ मुद्दे बताना चाहता हूं। सावरकर कह रहे हैं कि जब जेल में मुझे लाया गया अपने साथी अभियुक्तों के साथ, तो मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। और लोगों को काल कोठरी में बंद नहीं किया गया। मैं 6 महीने तक काल कोठरी में बंद होकर के आया। तो उसके बाद जब मुझे नारियल की रस्सी बनाने में, नारियल की कुटाई में लगा दिया गया। मेरे हाथ कटे हुए थे। फिर मुझे कोल्हू का तेल पेरने के लिए लगा दिया गया। सावरकर ने फिर कहा कि मैं जब रिहाई के लिए अर्जी देने को, माफीनामे के लिए अर्जी देने को गया, तो मुझे कहा गया कि आप स्पेशल कैदी हैं, आपको आप अर्जी नहीं दे सकते। सावरकर ने यह भी कहा कि मुझसे कहा गया कि आपको भारतीयों की तरह खाना नहीं, भारतीय जैसे अन्य भारतीय कैदियों को खाना मिलता है वैसे ही खाना मिलेगा, आपको स्पेशल भोजन नहीं मिल सकता। आप सबको पता हो कि सावरकर बहुत अच्छा खाने के शौकीन थे। बहुत बढ़िया किस्म की विस्की और वाइन पिया करते थे। तो जेल में तो वो सब बंद था। सावरकर ने अपनी चिट्ठी के आखिरी हिस्से में कुछ बातें लिखी थी जो हम आपको पूरा पढ़कर सुनाना चाहेंगे। अंत में, क्या मैं मान्यवर को याद दिला सकता हूं कि ये क्या मेरी अर्जी को पढ़ने की कृपा करेंगे जो मैंने 1911 में भेजा था, और उसे मंजूर करके भारत सरकार को भेजेंगे। वो गवर्नर जनरल को, कैड्रॉफ को चिट्ठी लिख करके दरअसल वो गवर्नर जनरल को संबोधित कर रहे थे कि क्या जो मैंने 1911 में एप्लीकेशन भेजा था उस पर कार्रवाई होगी। आगे सावरकर लिखते हैं कि भारतीय राजनीति की ताजा घटनाओं और सरकार की समझौतावादी नीति ने संवैधानिक रास्ते को एक बार फिर खोल दिया है। ये अंग्रेजों को कह रहे हैं सावरकर। सावरकर कह रहे हैं कि भारत की ओर मानवता की भलाई चाहने वाला कोई भी व्यक्ति अब उन कांटों भरे रास्ते पर आंख मूंद कर नहीं चलेगा जिसने 1906 1907 में भारत की उत्तेजना और नाउम्मीदी की स्थिति में हमें शांति और प्रगति के रास्ते से भटका दिया था। मतलब जो उस वक्त क्रांति किए थे
उसको वो भटकाऊ मान रहे थे। साफ शब्दों में ये लिखा है सावरकर ने ये कहा कि इसलिए सरकार अगर अपने विविध उपकारों और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता, बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का, जो कि उस प्रगति के लिए सबसे पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। मतलब सबसे बड़ा दलाल बनूंगा अंग्रेजों का, अगर सरकार हमें माफ कर देती है। ये सावरकर के शब्द हैं, ये मेरे नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा, जब तक हम जेलों में बंद हैं तब तक महामहिम की वफादार भारतीय प्रजा के हजार घरों में उल्लास नहीं आ सकता, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। सावरकर ने लिखा, लेकिन अगर हमें रिहा किया जाता है तो लोग उस सरकार के प्रति सहज ज्ञान से खुशी और उल्लास में चिल्लाने लगेंगे, जो दंड देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सुधारना जानती है। सावरकर आखिरी में एक दो वाक्य लिखते हैं कि मुझे जेल में रह करके कुछ हासिल नहीं होगा, हमको रिहा करने से उससे काफी कुछ ज्यादा हासिल होगा। तमाम युवा जो संवैधानिक रास्ते से भटक गए हैं, मेरे आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद मेरे आह्वान पर वह फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे। मतलब कि जो देश भर में और दुनिया के तमाम मुल्कों में लोग भारत की क्रांति का, जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई का समर्थन कर रहे थे युवा, ये इनका कहना यह था कि अगर हमको छोड़ देंगे तो वो फिर आ जाएंगे वापस मुख्य धारा में। ये सावरकर की चिट्ठी थी। 4 अर्जियां दी गई थी। जब कैड्रॉफ आए भारत तो 4 लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। उनके नाम थे ऋषिकेश कांजीलाल, बाशिंद्र घोष, नंद घोष और सावरकर। इसमें बाशिंद्र घोष और सावरकर ने सीधे माफी मांग ली थी। नंद घोष और कांजीलाल ने माफी नहीं मांगी। बाशिंद्र घोष ने भी व्यक्तिगत माफी मांगी थी, लेकिन सावरकर ने बहुत अलग किया था। उसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। नंद घोष जो इलाहाबाद में एक पत्रिका के संपादक थे, उनको इसीलिए बंद किया गया था कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लिखते थे। पत्रकार थे नंद घोष, इसलिए उनको सेलुलर जेल की सजा काटनी पड़ रही थी। और अर्जी देना अंग्रेजों को मैं बुरा नहीं मानता। एप्लीकेशन तो उस समय चलन था कि इतनी मुश्किल सजा होती थी कि एप्लीकेशन दी जाती थी, लेकिन माफीनामा, आत्मसमर्पण और जो अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचारी आताई अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ किया गया उसकी क्षमा मांगना, ये काम बड़ा शर्मनाक है। नंद घोष ने जो अपना पत्र लिखा उसमें अंग्रेजों से कहा कि जितने कैदी बंद है सेलुलर जेल में, उनको सामान्य जो कैदियों को सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो कराइए। सिर्फ इतनी सी बात अपने चिट्ठी में लिखी उन्होंने, और कोई बात नहीं लिखी। कहे कि अगर आप हमें दूसरी जेलों में नहीं भेज सकते हैं, आप हमें यही बंद रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन सभी कैदियों को कम से कम मिनिमम जो एक मनुष्य होने के नाते लोगों को सुविधा देनी चाहिए, वह सुविधा हमें प्रदान करें। तो ये 4 दरखास्त थी। जब कैड्रॉफ लौटने लगा तो एक जहाज था महाराजा नाम का, उस जहाज से लौट रहा था। तो फिर उसने पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा। उसने लिखा कि जब मेरी मुलाकात हुई तो क्या कहा सावरकर ने। आपको बताऊं कि उस वक्त सेलुलर जेल की स्थिति यह थी कि रोजाना 2-3 कैदी आत्महत्या कर रहे थे। नंद घोष ने जो कैड्रॉफ को चिट्ठी लिखी उसमें लिखा कि मेरा एक दोस्त खुदकुशी कर लिया, एक पागल हो गया जेल में, इतना उसका उत्पीड़न किया गया। बड़ी संख्या में क्रांतिकारी मर रहे थे। समर्पण नहीं किया किसी ने, भगत सिंह ने नहीं किया, बिस्मिल ने नहीं किया, आजाद ने नहीं किया, अशफाक उल्लाह ने नहीं किया। तमाम देश भर के क्रांतिकारियों ने, किसी ने इस तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया जैसे सावरकर ने किया था।
नंद घोष ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका एक हिस्सा सुनिए क्या लिखा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार और खासकर भारत सरकार के नुमाइंदे से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे अंदर बगावत के कीड़े को मार डालने के लिए हमारे हालात को बदतरीन और दयनीय ना बनाए। अगर ईसाई धर्म के दुश्मनों द्वारा ईसाई धर्म के लोगों की मजहबी हत्याओं से ईसाइयत की दुनिया के नक्शे से नहीं मिटाया जा सका तो यह निश्चित है कि राजनीतिक हत्याओं के बावजूद भारतवर्ष की पवित्र भूमि से भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को खत्म नहीं किया जा सकता। ये बात लिखी थी इलाहाबाद के स्वराज अखबार के संपादक नंद गोपाल घोष ने। हिंदुत्व की जो टोली है आरसी मजूमदार को बहुत मानती है, बड़ा इतिहासकार मानती है। उन्होंने लिखा है कि अंडमान में कैद महान क्रांतिकारी नेताओं में और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके नजरिए में और उसे क्रांति या गुप्त साजिशों से उखाड़ फेंकने के उनके विचारों में बुनियादी परिवर्तन ला दिया था। ये आरसी मजूमदार ने लिखा है कि जो महान क्रांतिकारी नेता थे उनके विचार बहुत बदल गए थे। मजूमदार बताते हैं कि जब कैड्रॉक से सावरकर की मुलाकात हुई तो सावरकर ने कहा कि अगर आप सबको शिक्षा देने वाले जो गोखले का विधेयक है उसको विधान परिषद में मंजूरी दे देते हैं तो हम जो है क्रांति के रास्ते से हट जाएंगे और हमारे समर्थक युवा भी हट जाएंगे। इस पर कैड्रॉक ने कहा कि आप बहुत झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपके सारे साथी लोग जो है हिंदुस्तान में और बाहर भी क्रांति के रास्ते पर लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि अगर उस बिल को मंजूरी दे दी जाएगी तो हम क्रांति का रास्ता छोड़ देंगे। कैड्रॉक जब आया सेलुलर जेल में तो उसने सिर्फ सावरकर से बात नहीं की, तमाम कैदियों से बात की, जेल के अंदर की स्थिति का पूरा मूल्यांकन किया, ऑडिट किया और अपनी रिपोर्ट दिया। उसने लिखा कि कैड्रॉक ने लिखा कि जांच दौरे के 2 दिन बाद मैं जेल कार्यालय में 5 याचिकाकर्ताओं से मिला, सावरकर, काजीलाल, बारिंद्र कुमार घोष, नंद गोपाल और सुधीर कुमार सरकार। सावरकर की याचिका जो है वो क्षमादान के लिए है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई वह अफसोस या पछतावा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं। सावरकर का कहना था कि 1906-1907 में भारतीयों की हताशापूर्ण हालत देख करके वे षड्यंत्र में शामिल हुए थे। ये सावरकर ने कैड्रॉक को कहा था कि भारतीयों की स्थिति ऐसी थी कि हम साजिश में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि उसके बाद से सरकार काउंसिलों, शिक्षा आदि के मामले में समझौतावादी दिखी तो क्रांतिकारी कार्रवाई का कारक भी चला गया। अब मैं क्रांतिकारी नहीं रह गया हूं। उन्होंने कहा, सावरकर ने कैड्रॉक से कहा कि अगर क्षमादान दिया गया तो इससे लोग शांत होंगे। सावरकर चाहते हैं कि देश के सभी अखबारों को खुला पत्र भेजें और अपने माफीनामे की बात करें। लेकिन कैड्रॉक ने यह भी कहा कि अगर उनको थोड़ी सी भी छूट दे देगी तो वो जेल से फरार हो जाएंगे और अभी उनको रिहा करना ठीक नहीं है। कैड्रॉक कहीं से ऐसा नहीं था कि प्रभावित दिखे सावरकर से, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है कभी भी अंग्रेजों के काम आ सकता है। तो तय ये किया गया कि जब सही समय पर इनका इस्तेमाल किया जाए। और उधर चिट्ठी लिखने के बाद सावरकर ने जो किया वह चौंकाने वाला है। बड़ी कहानी है कि सावरकर ने जब माफीनामा लिख दिया उसके बाद से अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल सावरकर ने जब माफीनामे की अर्जी दी तो लगातार कोशिश करने लगे कि अब ऐसा ना दिखे अंग्रेजों को कहीं से कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है। अंग्रेजों के सामने अच्छा बनने की लगातार कोशिश करने लगे। उधर बीच जेल में परिस्थितियां इतनी खराब थी, इतनी ज्यादा कैदियों का उत्पीड़न हो रहा था कि कैदी एकदम बगावत पे उतर आए और कैदियों ने तय किया कि अब हम हड़ताल करेंगे। सावरकर पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब सामने आने की बात होती थी तो सावरकर हमेशा पीछे हट जाते थे।
इसके बारे में बाकायदे चक्रवर्ती ने भी लिखा और तमाम लोगों ने लिखा जो जेल में बंद थे कि सावरकर उकसाते थे लोगों को, लेकिन कभी फ्रंट पे नहीं आते थे। वो अक्सर कहा करते थे, इसका तर्क भी था उनके पास। उनका कहना यह था कि बुजुर्गों की जगह युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे आ गए और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह रुक जाएगा, आजादी की लड़ाई बाधित हो जाएगी अगर हमारे ऊपर कुछ हो गया तो हो गया, हड़ताल हो गई, हड़ताल हुई, लेकिन सावरकर एकदम खामोश चुप। उस हड़ताल का ऐसा मैंने उन्मूलन किया अंग्रेजों ने कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन सब लोग सावरकर के प्रति बेहद उम्मीद की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन सावरकर ने उस दौरान, जब भारी संख्या में पूरे सेलुलर जेल में आंदोलन भड़का हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ लोग पूरी तरह से आंदोलित थे, सावरकर खामोश रहे, पूरी तरह से खामोश रहे। जब सेलुलर जेल में बंद कैदियों के हड़ताल की खबर बंगाल के एक अखबार में छपी और इसके संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जेल की हालत पर काउंसिल में सवाल उठाए, तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कुछ दुष्ट कैदियों की वजह से गड़बड़ी फैली है और प्रमुख बंदियों की उनसे न कोई सहानुभूति है, न उनके हड़ताल में वे शामिल हैं। यह बात इसलिए कही जा रही थी क्योंकि सावरकर और बारिंद्र घोष इस हड़ताल में शामिल नहीं थे। चक्रवर्ती जो कि जेल में बंद थे, अपने संस्करण में लिखते हैं कि सावरकर बंधु गुपचुप हमें प्रोत्साहन देते थे, लेकिन जब उनसे हमारा साथ देने को कहा जाता तो मना कर देते। तो ये सच्चाई थी उस वक्त की। न तो वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खड़े थे जो अन्य कैदी बंद थे सेलुलर जेल में, न राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति का भाव था। आप लोगों को एक आखिरी बात बता दूं कि सावरकर को ये सावरकर के माफीनामे का ही असर था कि सावरकर को जेल में मुंशी का काम दिया गया और बाद में उनको तेल डिपो का इंचार्ज, एप्लीकेशन लिखने के बाद, माफी की अर्जी देने के बाद तेल डिपो का इंचार्ज बना दिया गया और फोरमैन बना दिया गया। 50 साल की सजा हुई थी, केवल 10 साल काटे जेल में। लगभग 40 साल की सजा सावरकर की माफ कर दी गई उनके माफीनामे की वजह से। ऐसे ऐसे कैदी थे कि पूरी सजा काटने के बाद भी सेलुलर जेल से उन्हें छूट नहीं मिली, पूरा जीवन जेल में बीत गया। उस जेल से सावरकर माफी मांग कर निकले थे। अगर सावरकर इतना भी करते कि अंडमान में जेल में बंद कैदी साथियों के साथ खड़े हो जाते तो स्थिति इस कदर भयावह नहीं होती। दरअसल अपने माफीनामे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सावरकर ने अपने साथी कैदियों की बलि ले ली, उनको भूखे बर्बर अंग्रेजों के सामने खुला छोड़ दिया। यह सच्चाई। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।